हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आज की क्लास जो है वो वाइट बोर्ड पे ना होके आज आपका A4 पेज पे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। और थोड़ी आज आवाज़ें भी आ सकती हैं इधर उधर की, तो उस पर ध्यान ना देके आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, जो पिछला वीडियो था हमारा, उसमें हमने अध्याय 4 को कंप्लीट करा दिया था। अब आज हम अध्याय 5 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो अध्याय 5 है, तो सबसे पहले अध्याय 5 जो है वो कितने धारा तक में है। तो सबसे पहले अध्याय 5 की बात करें तो अध्याय 5 सेक्शन 39 से लेकर 49 तक में दिया गया है। अध्याय 5। अब देखिए, इस अध्याय में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, इस अध्याय में हम पुलिस की भूमिका, कृत्य और कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो अध्याय 5 है वह किससे संबंधित है। अध्याय 5 पुलिस की भूमिका, उनके कृत्य और कर्तव्यों से संबंधित है, जो कि धारा 39 से लेकर 49 तक में विहित की गई है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं धारा 39, जिसमें पुलिस की भूमिका बताई गई है, उनके कृत्य बताए गए हैं और कर्तव्यों की चर्चा की गई है। किस धारा में? धारा 39 में। ये धारा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन के जो सेक्शन वाले क्वेश्चन बनते हैं, धारा वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसके दृष्टि से यह धारा इम्पॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि पुलिस की भूमिका या पुलिस के कर्तव्य किस धारा में विहित है, तो धारा 39 में विहित है। इसमें पुलिस के 2 उपधाराएं दी गई हैं, जिसमें एक उपधारा जो है उसमें पुलिस के कई सारे कर्तव्यों को या कृत्यों को बताया गया है। इसमें एक पूरी लिस्ट दी गई है, जिसको हमें केवल एक तरह से रीडिंग कर लेनी है और उसके बारे में जान लेना है कि ये कृत्य या कर्तव्य पुलिस अधिकारी के होते हैं। तो सबसे पहले विधि को लागू करना, लॉ को इन्फोर्स करना किसका कर्तव्य होता है? पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। और ऐसे लॉ की मर्यादा को बनाए रखना, उस लॉ की जो मर्यादा होती है उसको बनाए रखना पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। तथा जनता के जीवन की, स्वतंत्रता की, संपत्ति का, मानव अधिकार की और गरिमा की रक्षा करना। किस किस की रक्षा करता है पुलिस अधिकारी? जो जनता होती है उनके जीवन की रक्षा करता है, जो उनकी स्वतंत्रता मिलती है उसकी रक्षा करता है, जनता की संपत्ति की रक्षा करता है, मानव अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही उनकी गरिमा को भी बचा के रखता है। ये काम हो गया किसका? पुलिस अधिकारी का। और पुलिस अधिकारी का क्या काम है? कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, आंतरिक सुरक्षा का संरक्षण करना। पुलिस अधिकारी का यह भी काम है कि वह आंतरिक सुरक्षा का संरक्षण करे और आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली जो भी परिस्थितियां होती हैं, उन सभी परिस्थितियों का निवारण करना तथा नियंत्रण करना। जैसे आंतरिक सुरक्षा को कौन कौन सी परिस्थितियां प्रभावित कर सकती है? जैसे आतंकवादी गतिविधि अगर देश के अंदर होती है, राज्य के अंदर होती है, तो वो भी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रही है ना। तो आतंकवादी गतिविधि हो गया, सामुदायिक समन्वय अगर भंग होता है या युद्धमान गतिविधियां उत्पन्न होती है, तो इन सब भी क्या होता है? आंतरिक सुरक्षा भंग होती है, आंतरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है। तो इन्हीं सभी परिस्थितियों का पुलिस अधिकारी क्या करता है? निवारण करता है और नियंत्रण करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण। सार्वजनिक संपत्तियों का संरक्षण भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है और अपराध का निवारण करना भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। और अगले कर्तव्य की बात करें तो समस्त शिकायतों का सम्यक रूप से पंजीकरण करना तथा तुरंत कार्रवाई करना। मतलब पुलिस अधिकारी के पास जो भी शिकायत आती है, उन सभी शिकायतों का वो क्या करेगा? पंजीकरण करेगा और रजिस्ट्रेशन करेगा और उस पर तुरंत यथासंभव शीघ्र तुरंत कार्रवाई उस पर करेगा। और जो संज्ञेय मामलों से संबंधित क्या कर्तव्य है पुलिस अधिकारी के? संज्ञेय अपराध जो होते हैं उनमें FIR का दर्ज करना, पंजीकरण करना, मतलब FIR का दर्ज करना, और FIR की प्रति उस सूचनाकर्ता को जो सूचना दे रहा है उसको प्रदान करना, और फिर अन्वेषण करना और गिरफ्तार करना। यदि किसी की गिरफ्तारी आवश्यक है वहाँ पे उस अभियुक्त की, तो उसे गिरफ्तार करना। और अगला कर्तव्य है जन समुदाय में सुरक्षा की भावना को पैदा करना। ये पुलिस अधिकारी कर्तव्य है कि जो जन समुदाय होता है उसमें एक सुरक्षा की भावना पैदा करना की मतलब वो सुरक्षित हैं। राज्य में जो जन समुदाय है वो यह महसूस करे कि हम इस राज्य में सुरक्षित हैं, ऐसी भावना को पैदा करना भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। और अगर जो मानवीय आपदाएं उत्पन्न होती हैं या प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, तो ऐसी आपदाओं में
लोगों की सहायता करना और उनको राहत तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना भी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना, जो भी व्यक्ति पीड़ित है उसकी क्या करना, सहायता करना। सड़क तथा मार्गों पर यातायात का नियंत्रण तथा विनियमन करना। यहाँ पे यातायात पुलिस के बारे में बताया गया है कि जो भी सड़क होती है या मार्ग होते हैं वहाँ पे यातायात को नियंत्रण करने का भी काम इनका होता है और उसका विनियमन भी करने का काम इनका होता है। अन्य कर्तव्य जो उनको सौंपे गए हों इस अधिनियम द्वारा, जो भी कर्तव्य उनको सौंपे गए उनका भी पालन करेगा। अभ्यासित अपराधी जो होते हैं उसके संबंध में क्या कर्तव्य हैं, अभ्यासित अपराधियों तथा संगठित अपराध से संबंधित व्यक्तियों की एक अभिलेख तैयार करेगा। उस अभिलेख को वो अपने पास रखता है जो भी पुलिस का अधिकारी होता है। तो पुलिस अधिकारी का यह भी कर्तव्य होता है कि वह अभ्यासित अपराधी जो होते हैं या संगठित अपराध से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनका एक अभिलेख रखना और उस अभिलेख को सब प्रस्तुत करना, यानी लोगों को दिखाना कि ये लोग अभ्यासित अपराधी हैं। तो अब हम एक और इम्पॉर्टेंट धारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 39 का सब क्लॉज 2 है। इसमें बताया गया है लावारिस चल संपत्ति, ऐसी चल संपत्ति जो लावारिस है, जिसपे कोई दावा नहीं किया है किसी ने, इस चल संपत्ति से संबंधित पुलिस अधिकारी के क्या कर्तव्य होंगे। तो इसमें दो बातें बताई गई हैं कि ऐसी जो चल संपत्ति है वह पुलिस अपने कब्जे में लेगा, मतलब पुलिस अधिकारी क्या कर्तव्य है, पुलिस अपने कब्जे में लेगा और धारा 46 के अनुसार कार्रवाई करेगा। मतलब दो कर्तव्य हैं पुलिस के, एक तो वह कब्जे में लेगा ऐसी लावारिस चल संपत्ति को, और दूसरा कि वह धारा 46 के अनुसार कार्यवाही करेगा। मतलब धारा 46 में जो जिस तरीके से निस्तारण किया जाता है चल संपत्ति के, उसी अनुसार क्या करेगा पुलिस अधिकारी, उसमें कार्यवाही करेगा। तो अगर पूछा जाए कि पुलिस अधिकारी के लावारिस चल संपत्ति से संबंधित कर्तव्य किस धारा में दिया गया है, तो हमें बताना होगा धारा 39(2). 46 नहीं बताएंगे, हम बताएंगे धारा 39(2). धारा 46 में जो दिया गया है वह लावारिस चल संपत्ति के निस्तारण से संबंधित दिया गया है कि उसका निस्तारण कैसे होगा, और धारा 39(2) बताया है लावारिस चल संपत्ति के संबंध में पुलिस अधिकारी के कर्तव्य। और अगली धारा पे आते हैं। तो कुल मिला के जब हम धारा 39 पढ़ते हैं जिसमें पुलिस के कर्तव्य दिए गए हैं, भूमिका दी गई है और कार्य दिए गए हैं, तो इसमें केवल आपको एक रीडिंग कर लेना है, बस हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट धारा पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य, मतलब जो पुलिस अधिकारी होगा वह राजस्व पुलिस क्षेत्र में उसका क्या कर्तव्य होगा। वो कर्तव्य तो उसे राज्य में थे, लेकिन राजस्व पुलिस क्षेत्र में क्या कर्तव्य होंगे ये बताया है धारा 40। धारा 40 बताता है। धारा 40 में 4 बातें बताई गई हैं कि जो राजस्व पुलिस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी होगा उसमें अपराधों का वैज्ञानिक संश्लेषण करने का कार्य करेगा ऐसा पुलिस अधिकारी, भीड़ का विनियमन करेगा तथा राहत प्रदान करेगा पुलिस अधिकारी, और राहत कार्य जो भी होगा वो सब करेगा पुलिस अधिकारी, और अन्य ऐसा प्रबंध भी वह करेगा पुलिस अधिकारी जो डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, डीएम पुलिस अधीक्षक के माध्यम से निर्देश दे। वे सभी प्रबंध को भी राजस्व पुलिस अधिकारी क्षेत्र में पुलिस अधिकारी, राजस्व पुलिस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी करता है। तो हम कुल मिला के बस इतना जाने कि राजस्व पुलिस क्षेत्र में कृत्य जो पुलिस अधिकारी का दिया गया है वो 40 में है, और नॉर्मल कृत्य किस में है, 39 में है। अब अगली धारा आते हैं 41, यानी कि जिसमें बताया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का पालन। मतलब क्वेश्चन पूछा जाए क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का पालन कर सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। अधीनस्थ पुलिस अधिकारी कर्तव्य पालन किस धारा में दिया गया है, तो धारा 41 में दिया गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन भी कर सकता है। धारा 41 में यह शक्ति दी गई है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को, यह बताना है। इसके बाद आते हैं ड्यूटी तथा तैनाती। यह सेक्शन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलिए है, क्योंकि इसमें दिया गया है ड्यूटी तथा तैनाती जो कि धारा 42 में दिया गया है। इस धारा में यह बताया गया है, धारा 42 में यह बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो निरंतर ड्यूटी पर होते हैं। दो बात, निरंतर ड्यूटी पर होते हैं
मतलब वो 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, उनको किसी भी समय बुलाया जा सकता है। देखिए अगली लाइन लिखी है, किसी भी समय तैनात किया जा सकता है, उनकी तैनाती की जा सकती है। रात में अगर 2 बजे भी पुलिस अधिकारी को बुला दिया जाता है तो वह यह मना नहीं कर सकता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे के लिए नियुक्त होता है। वो 24x12 कह सकते हैं, मतलब 24 घंटे 12 महीने के लिए वह ऐसी नियुक्ति होती है। उसकी ड्यूटी जो होती है वो 24 घंटे 12 महीने होती है, इसलिए वो निरंतर ड्यूटी पर होते हैं। ये धारा किस में दिया गया है? धारा 42 में दिया गया है। उसके बाद धारा जो 43 है वह अन्य नियोजन पर प्रतिबंध की बात करता है कि अन्य नियोजन पर प्रतिबंध मतलब जो ऐसा पुलिस अधिकारी होगा वह कोई और नियोजन में नहीं हो सकता है। जो भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तो वह व्यक्ति किसी अन्य नियोजन में या अन्य कोई व्यवसाय नहीं कर सकता है या किसी अन्य पद को धारण नहीं कर सकता है। लेकिन इसका एक अपवाद दिया गया है, उसमें कहा गया है कि कोई पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन कर सकता है जब वह राज्य सरकार की विशिष्ट अनुमति प्राप्त कर लेता है और ऐसी अनुमति जो है वो लिखित रूप में प्राप्त करता है। मतलब एक तो राज्य सरकार से अनुमति ले लिया और ऐसी अनुमति कैसे होनी चाहिए? लिखित रूप में नहीं, तब वह नियोजन कर सकता है, अन्य नियोजन में भाग ले सकता है। लेकिन अगर वह ऐसी अनुमति नहीं लेता है तो वह पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में भाग नहीं ले सकता है। तो धारा 43 भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो देखिए एक बार और समझते हैं। धारा जो 39 है उसमें पुलिस की भूमिका, पुलिस का कर्तव्य और पुलिस के कार्य दिए गए हैं। और जो धारा 40 है, धारा 40 में राजस्व पुलिस क्षेत्र में पुलिस के कृत्य दिए गए हैं। और धारा 41 जो है वह बताता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कब अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के कर्तव्यों का पालन कर सकता है। और धारा 42 बताता है कि ड्यूटी, पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी तथा तैनाती, मतलब वो 24 घंटे निरंतर ड्यूटी पर रहते हैं। और धारा 43 बताता है कि अन्य नियोजन में प्रतिबंध है, वह पुलिस अधिकारी किसी अन्य नियोजन में नहीं लग सकता है, भाग ले सकता है। तो ये हमारा 39 से 43 हो गया। अब अगली धारा पे आते हैं। तो जो अगली धारा दी गई है वो धारा 44 है और उसमें बताया गया है कि ड्यूटी तथा कर्तव्यों से विमुख न होना, यह भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी से, अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। मतलब वह मना नहीं कर सकता है कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे या मैं अमुक कर्तव्यों का पालन मैं नहीं करूंगा। और ये क्वेश्चन एक बार आया भी है, इसमें पूछा जाएगा कि ड्यूटी कब किस धारा में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी या कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता है। तो धारा 44 हमको याद रखना है कि ऐसा धारा 44 में लिखा हुआ है। फिर अगला धारा आते हैं, पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना का प्रस्तुतिकरण। ये धारा 45 है कि जो सूचना होगी उसका प्रस्तुतिकरण किसमें दिया गया है? धारा 45 में। इसमें 2 बातें कही गई हैं कि सूचना का प्रस्तुतिकरण पुलिस अधिकारी किसे करेगा। सबसे पहला बताया गया सूचना का जो प्रस्तुतिकरण होगा वह किसे करेगा, किसको सूचना प्रस्तुत करेगा पुलिस अधिकारी? तो अपने क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष। मतलब अगर किसी प्रकार की सूचना उसे मिलती है पुलिस अधिकारी को अपराध से संबंधित, वह उसकी सूचना किसको देगा? सूचना क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को देगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष देगा। अब ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष जो सूचना दिया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष वह आवेदन कर सके। मतलब वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने के लिए, कैसा आवेदन? सम्मन जारी करने के लिए, वारंट का आदेश प्राप्त करने के लिए, तलाशी वारंट आदेश प्राप्त करने के लिए या अन्य आदेशिका के लिए जो आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध या जिसने अपराध किया है उसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है न्यायालय द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा। तो ऐसी आदेशिका प्राप्त करने के लिए वह मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। तो अब हम अगली धारा पे चलते हैं जो कि अदावाकृत चल संपत्ति के बारे में बताता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, इससे पहले जो बताया था उसमें यह बताया था कि जो अदावाकृत चल संपत्ति संबंधित पुलिस अधिकारी के कर्तव्य हैं वो कहाँ दिया गया है? तो वह दिया गया है सेक्शन 39 का 2 में, यानी कि जो सब क्लॉज 2 है 39 का, उसमें दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 46 में क्या दिया गया है। सेक्शन 46 में बताया गया है अपने कब्जे में लेना। मतलब पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अदावाकृत जो चल संपत्ति होती है उसको अपने कब्जे में लेगा और उसकी एक सूची तैयार करेगा जो कि
पुलिस अधीक्षक को देगा। वो उस सूची को क्या करेगा, पुलिस मतलब जितनी भी संपत्ति है उसकी एक लिस्ट तैयार करेगा और लिस्ट तैयार करने के बाद वो पुलिस अधीक्षक को यह लिस्ट सौंप देगा और ऐसी लिस्ट पुलिस अधीक्षक को ऐसे पुलिस अधीक्षक को सौंपी जाएगी, मतलब उस पुलिस अधीक्षक को यह लिस्ट दी जाएगी जो ऐसी संपत्ति को विहित रीति से निस्तारण करने के लिए सक्षम हो। मतलब ये है कि जो पुलिस अधीक्षक ऐसी संपत्ति का निस्तारण करने के लिए सक्षम होता है वही पुलिस अधीक्षक क्या बोलते हैं, उसी पुलिस अधीक्षक को ऐसी सूची पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाएगी। अब अगला पॉइंट ये बताता है कि इस संबंध में पूर्ण सूचना देने का कर्तव्य, मतलब यह है कि पुलिस अधीक्षक को वह सूची देता है और साथ ही इसकी सूचना भी किसको देगा, वह सक्षम अधिकारी वाले मजिस्ट्रेट को देगा। अभी हमने पहले बताया था सूचना का प्रस्तुतिकरण धारा 45 में, इसमें भी क्या कह रहा था कि सूचना का प्रस्तुतिकरण किसे करता है, क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट को करता है। उसी तरह यहाँ पे भी अदावाकृत चल संपत्ति संबंधित एक सूचना को किसको देगा पुलिस अधिकारी, सक्षम अधिकारी वाले न्यायालय को देगा। यहाँ पे आगे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, जनरल डायरी से संबंधित है। क्वेश्चन में पूछ लेता है जनरल डायरी सेक्शन किस सेक्शन में दिया गया है, तो सेक्शन 47 में जनरल डायरी के बारे में प्रावधान दिया गया है और इसमें जनरल डायरी को रखने का कर्तव्य किसे दिया गया है, जनरल डायरी रखने का कर्तव्य थाने का भार साधक अधिकारी का होता है। अब हमारा धारा 47 तक कंप्लीट हो गया। धारा 47 में क्या है, साधारण डायरी, जनरल डायरी के बारे में बताया गया है। हमने 43 तक पढ़ लिया था उस समय। अब हम 43, 44 में क्या दिया गया है, 44 में दिया गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होगा। सेक्शन 45 में लिखा हुआ है कि सूचना का प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिया गया है कि किसे प्रस्तुत करेगा सूचना का प्रस्तुतिकरण, पुलिस अधिकारी। और उसके बाद 46 अदावाकृत चल संपत्ति जो कि इंपॉर्टेंट धारा है, और 47 जो है वह साधारण डायरी या जनरल डायरी से संबंधित प्रावधान दिया गया है। 47 होने के बाद अब आते हैं 48 में विवरणियों का प्रारूप बताया गया है। विवरणियों का प्रारूप, इसमें बेयर एक्ट से पढ़िए, उसमें जो लिखा हुआ है उसका जीस्ट यही बताया गया है कि यह विवरणियाँ कौन जारी करता है, तो यह विवरणियाँ डीजीपी यानी अधिकारी जारी करता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक जारी करता है विवरणियाँ या विवरणियाँ तथा विवरणियाँ का प्रारूप या अन्य अधिकारी। और कौन जारी करने का निर्देश देता है, जारी कौन करेगा, डीजीपी करेगा और अन्य अधिकारी जारी करेगा। कौन जारी करने का निर्देश देगा, तो राज्य सरकार ऐसे जारी करने का निर्देश देता है। विवरणियों का प्रारूप कौन विहित करेगा, कि विवरणियों का प्रारूप कौन विहित करेगा, तो राज्य सरकार। तो यहाँ पे समझिए बात को, जारी करने का निर्देश कौन देगा और उसका प्रारूप क्या होगा, ये कौन विहित करेगा, राज्य सरकार। लेकिन जारी कौन करेगा, डीजीपी द्वारा या अन्य अधिकारी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए विवरणियाँ कौन जारी करेगा, तो डीजीपी, और निर्देश कौन देता है जारी करने के लिए, राज्य सरकार। अब अगला है लास्ट, इस अध्याय का लास्ट धारा है सेक्शन 49। इसमें वर्दियों, पद चिन्ह, सज्जा आदि से संबंधित प्रावधान दिए हैं। मतलब यह है कि पुलिस अधिकारियों के लिए जो वर्दियां होंगी, जो पद चिन्ह होंगी और जो सज्जा होंगे वो कौन विहित करेगा, तो उसको विहित करने का शक्ति राज्य सरकार में होती है। लेकिन इससे संबंधित अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई समय समय पर निर्देश अगर इससे संबंधित जारी करता है तो कौन जारी करता है, डीजीपी जारी करता है। मतलब यह है कि वर्दी और पदचिन्ह और सज्जा से संबंधित जो नियम होते हैं वो कौन विहित करता है, तो विहित करता है राज्य सरकार। लेकिन निर्देश कौन जारी करता है, तो डीजीपी जारी करता है। यहाँ पे हमारा यह अध्याय कंप्लीट हुआ। आज चूँकि वाइट बोर्ड पे क्लास नहीं ली गई है तो थोड़ी असुविधा हुई होगी, तो उस असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। और अगली क्लास जो इसका अध्याय जो 6 है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।